नीरजा की बहू भारती का रंग बहुत काला था, जिस वजह से हर कोई उसे धत्कार दिया करता था। भारती का पति नरेश भी उसे कुछ खास पसंद नहीं किया करता था, जिस वजह से भारती को कभी पत्नी सुख की प्राप्ति अच्छे से नहीं हुई थी। ऐसे ही एक दिन नरेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी भारती पीछे से अपने पति को हक कर लेती है और बोलती है, सुनिए जी, आज ऑफिस मत जाइए ना, भूल गए क्या आप? आज हमारी एनिवर्सरी है। आज के दिन आपकी और मेरी शादी हुई थी और आप आज के दिन भी ऑफिस जा रहे हैं। आज के दिन तो कम से कम छुट्टी ले लीजिए और मुझसे प्यार जता लीजिए। दूर हटो मुझसे और दोबारा मुझसे चिपकने की कोशिश मत करना। आज के दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ? पता नहीं मेरी किस्मत पे कौन से पत्थर पड़े हुए थे जो मैंने तुम्हें बिना देखे हाँ बोल दिया। अगर मैंने तुम्हें देखा होता ना तो कभी हाँ नहीं कहता। जी, काली दिखती हूँ तो क्या हो गया? हूँ तो आपकी पत्नी ही ना। आपके प्यार पर, आप पर पूरा पूरा हक है मुझे। आप मेरी ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। जो प्यार मैं आपसे चाहती हूँ वो तो आपको देना ही पड़ेगा मुझे। बिल्कुल भी नहीं। जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ ना तो ऐसा लगता है किसी अफ्रीकन के पास ना रोमांस करने जा रहा हूँ मैं। तुमसे प्यार जताने से अच्छा है ना मैं जीवन भर संन्यास ले लूं। इतना कहकर नरेश गुस्से में अपना ऑफिस बैग उठाकर घर से निकल जाता है। भारती को उसकी कही हुई बातों पर बहुत गुस्सा आता है और वह अपने हाथ मसलते हुए बोलती है, मैं काली हूँ तो क्या? मुझे प्यार मिलने का या प्यार करने को कोई हक नहीं है क्या? मेरे पति को क्या लगता है कि अगर वो मुझे खुश नहीं रख सकता तो क्या मैं अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं कर सकती? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। औरत काली हो या गोरी, औरत औरत ही होती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक औरत हासिल ना कर सके, फिर चाहे वो प्यार से करे या गुस्से से करे या फिर अपने हुस्न के बलबूते पर करे। अगले ही दिन से भारती अपना पहनावा बदलकर खुद को एक मॉडर्न अवतार दे देती है और वह डीप नेक वाले ब्लाउज पहनने लगती है और अपनी स्किन टोन के हिसाब से बढ़िया सा मेकअप करने लगती है। साथ ही वह हर दिन डाइट और एक्सरसाइज करके अपने फिगर को एकदम सेक्सी बना लेती है। अपनी बहू के इस बदलते अवतार को देखकर भारती की सास उससे बोलती है, अरे बहू, क्या बात है, इस उम्र में तुझे जवानी फूट रही है तो क्या रोज रोज ये मॉडर्न बहू की तरह तैयार हो जाती है? अपनी भूख मिटाने के लिए। ओ, मेरे कहने का मतलब है कि अपने आप को खुश रखने के लिए। वैसे भी आपका बेटा तो मुझे खुश रख नहीं पाता है, तो मुझे खुद को खुश रखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं वही करूँगी जो बेहतर होगा और आप मेरे मामलों में ज्यादा दखलंदाजी ना कीजिए। इतना कहकर भारती अपनी कमर मटकाती वहां से चली जाती है। अब काला रंग होने के बावजूद भी जो कोई भारती का सेक्सी फिगर और उसके कपड़े पहनने का अंदाज देखता तो अच्छे खासे लड़कों और आदमियों की उसे देखकर लार टपकने लगती थी। ऐसे ही एक दिन भारती के पड़ोस में रहने वाला उमेश नाम का लड़का उससे बोलता है, का भाभी जी, आपकी बरखाती कमर तो चढ़ती जवानी है, हुस्न तो ऐसा है जैसे कि आग लगा देगा। अरे का फिकर बनाई हो आप? अरे कौन सी बला हो? अरे बहुत खूबसूरत हो। अरे किस पे कहर बरसाने जा रही हो? अभी तक तो किसी पर नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। अरे सच कह रही हो का भाभी जी? अरे हम तो बरसाने के लिए तैयार बैठे हैं। अरे बस आप हाँ तो कीजिए। कल शाम को मिलते हैं। वो जो पतली वाली गली में कैफेटेरिया है ना, वहीं पर बताती हूँ मेरी हाँ है या ना। इतना कहकर भारती उमेश की गालों पर प्यार से हाथ फिराती है और वहां से चली जाती है। भारती का जवाब सुनकर उमेश के दिल में दिवाली के पटाखे फूट जाते हैं। अगले दिन उमेश अच्छे से रेडी होकर भारती को मिलने के लिए पतली गली वाले कैफेटेरिया में चला जाता है, जहां भारती उमेश से बोलती है, तो बताइए फिर क्या विचार है आपका? विचार तो वही है पुराना, बस आपका हाँ का इंतजार है। आप कहें तो हमारा घर खाली है। वो का है ना, हमारे मम्मी पापा तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। अगर आप चाहें तो आपको प्यार की यात्रा पर ले जा सकते हैं। क्या बोलती हैं जी?
इसी यात्रा की तो मैं भूखी बैठी हूँ कब से। सुटेबल टाइम मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकती। ये लो मेरा नंबर, कॉल मी बाय। इतना कहकर भारती उमेश को एक फ्लाइंग किस देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन उमेश सुटेबल टाइम के अकॉर्डिंग भारती के फोन पर मैसेज कर देता है। भारती नीरजा को मार्केट का बहाना बोलकर उमेश के घर चली जाती है, जहां वह उमेश के साथ खूब सारे मजे करती है और अपनी एंजॉयमेंट को पूरा करती है। और उसके बाद वह अपनी साड़ी को सही करती है। तभी उमेश बोलता है, अब भाभी जी अब मजा आ गया। सच में आप तो कमाल है, कमाल। अगर तुम इस माल पर रोज कमाल करना चाहते हो ना, तो इस बात को अपने पेट में ही रखना, वरना बवाल हो जाएगा। अरे जो आप बोलेंगी ना, हम तो करने को तैयार है। बस आप आते जाते रहा कीजिए। अरे जन्नत की सैर हो जाती है। अरे क्या मजा आता है, क्या ही बताएं। शाम ढल जाती है और भारती अपने घर पहुंचती है, जहां नीरजा उससे कई तरीके के सवाल करती है, पर भारती उसकी बातों का जवाब नहीं देती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब उमेश की तरह भारती और भी कई आसपास के लड़कों और मर्दों के साथ यूं ही चक्कर चलाकर अपने अंदर की भूख मिटाने लगती है। आसपास के लोग भारती के इस रवैये को देखकर नीरजा और नरेश को उसके खिलाफ कई बातें बोलने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन जब भारती तैयार होकर जा रही होती है, तभी नीरजा उसे रोकते हुए बोलती है, बहू तू रोज रोज ये तैयार होकर कहाँ जाती है? घूमने फिरने जाती हूँ, आपको कोई दिक्कत है? मुझे सब पता है, तेरे चाल चलन आजकल मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। आसपास के लोग तेरे बारे में बातें बना रहे हैं और बकवास कर रहे हैं। देख बहू, किसी के घर की इज्जत है तू, इसलिए ऐसे काम मत करियो जिससे किसी के घर की इज्जत खराब हो। अगर तू कुछ गलत कर रही है तो उसे यहीं रोक दे, यही हमारे लिए अच्छा होगा। मैं कुछ भी करूँ, मेरी जिंदगी है, आप लोग होते कौन हो? आपने तो हमेशा ही मुझे दुख और ताने दिए हैं, इसलिए मुझे जहाँ सुख मिलेगा मैं वहीं जाऊंगी। इतना कहकर भारती अपने कमरे में चली जाती है, पर भारती की भूख अब भी शांत नहीं होती है। ऐसे ही एक दिन भारती के फोन पर उमेश का फोन आता है और उमेश उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाता है। भारती रेडी होकर उमेश के घर चली जाती है, पर इस बार नीरजा और नरेश उसका पीछा करते हुए उमेश के घर चले जाते हैं। भारती घर के अंदर जाकर गेट बंद कर लेती है, पर तभी नरेश की नजर उमेश के घर की खुली हुई खिड़की पर जाती है, जिसके जरिए उमेश पहले अपनी माँ को और फिर खुद को बड़ी ही सावधानी से घर के अंदर ले जाता है। तभी नरेश को उमेश के कमरे में से भारती और उसके हंसने की आवाज आती है। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। नरेश धीरे से अंदर झांक कर देखता है तो बिस्तर पर बिना कपड़े के खुद को चादर में लपेटे एक दूसरे की बाहों में उमेश और भारती लेटे हुए थे। तभी भारती बोलती है, मेरे पति को तो मेरी जरा भी कदर नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। उसे क्या लगा था वो मुझे प्यार के लिए तड़पाता रहेगा? जो मैं चीज चाहती हूँ ना वो मुझे नहीं देगा तो क्या मैं उस चीज के लिए तड़पती रह जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। कभी भी उसने प्यार से मेरी तरफ देखा तक नहीं, मुझे समझने की कोशिश नहीं करी। लेकिन अब मुझे ना उसका इंतजार है और ना किसी और का। मैं अपनी जिंदगी में अपनी भूख को ऐसे ही मिटाती रहूंगी, कभी तुम्हारे साथ तो कभी किसी और के साथ। भारती की बातें सुनकर नरेश दरवाजा खोल देता है। यह देखकर नरेश बोलता है, बस करो, इस शर्म के पर्दे को उतार के फेंक दो। ये जो शर्म तुम्हारी आंखों में बची नहीं है ना, इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूं और सुन चुका हूं। उसके बाद भी ये चादर का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। शर्म तो आई नहीं तुम लोगों को ऐसी हरकतें करते हुए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी गिर सकती हो। तुमने कभी सोचा है कि समाज में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी अब? हे राम, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि मेरी बहू कुछ गलत कर रही है, लेकिन कुछ ऐसा कर रही है इस बात का तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। ऐसा कुछ देखने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं आ गई? मेरी आंखों की रोशनी क्यों नहीं छिन गई? ओ अच्छा, ये बात कभी आपने अपने बेटे को क्यों नहीं कही?
जिसने हमेशा ही मुझे बस एक बेकार सामान जैसा समझा। मैं हमेशा उनके आगे पीछे घूमती रही ताकि वो मुझ पर थोड़ा ध्यान दे। उनका हर कड़वा बोल, हर एक चीज को हंसते हंसते सहती रही, यही सोचकर कि वो मेरे पति हैं और मुझे हमेशा उन्हीं का साथ रहना है। मुझे मिला क्या? बस ताने, वो भी अपने रंग को लेकर। जो मैं प्यार अपने पति से चाहती थी वो उन्होंने मुझे कभी दिया नहीं। क्या इस चीज के लिए आप अपने बेटे को एक बार भी कुछ नहीं कहेंगी? अगर आज मैं गलत हुई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे की वजह से। इसलिए अगर किसी को डांटना है ना तो उसे बोलिए। और वैसे भी मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। भारती की बातें सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब बात हद से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। किसी के भी संभालने से कुछ नहीं होने वाला था। कुछ दिन बाद भारती तलाक देकर हमेशा के लिए नरेश से अलग हो जाती है और यूं ही अपना जीवन बिता देती है। सुजीत एक गरीब आदमी था जो ड्राइवर का काम करके अपना घर चलाता था। सुजीत अपनी पत्नी रुचि को बहुत प्यार करता था, लेकिन रुचि सुजीत को पसंद नहीं करती थी। वो किसी पैसे वाले इंसान से शादी जो करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते उसकी शादी सुजीत से होती है। एक रोज सुबह के समय रुचि अपना सर पकड़कर कमरे में बैठी थी। तभी सुजीत उसके लिए चाय लेकर आता है और कहता है, क्या हुआ रुचि जी, आप ठीक तो है ना? ये कैसा सवाल है आपका? आपके सामने इंसान सर पकड़कर बैठा हुआ है, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं कि ठीक हो या नहीं। अरे अगर वो ठीक ही होता तो सर पकड़कर क्यों बैठा होता? कैसे अजीब इंसान हैं आप। जाए यहाँ से, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी, गलती हो गई। वो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था, अदरक वाली। इसे पी लो, देखना कुछ टाइम में तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। मेरा सर दर्द चाय पीने से ठीक नहीं होगा। मुझे जब सर दर्द होता है तो मुझे दवाई लेनी ही पड़ती है। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम अभी चाय पी लो, उसके बाद कुछ खाकर दवा भी खा लेना। पिछली बार जब तुम्हारे सर में दर्द हुआ था तो मैं तभी तुम्हारी सर दर्द की बहुत सारी दवा ले आया था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं खाऊंगी क्या? मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं सुबह से कमरे से बाहर भी नहीं निकली हूँ, तो बनाऊंगी क्या? कोई बात नहीं, जब तुम बहुत देर तक नीचे नहीं आई थी तो मुझे लगा ही था कि तुम्हारी तबीयत खराब होगी, इसीलिए मैंने नाश्ता भी बना दिया है। तभी तो तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ। क्या सच में कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है कि उसकी हर चीज का इतने अच्छे से ख्याल रख सके? ऐसा नहीं हो सकता, ये सब एक दिखावा है बस, और कुछ नहीं। क्या हुआ, क्या सोचने लगी तुम? चाय पियो, दवा खाकर आराम करो। मैं काम पर चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। ठीक है, अब आप जाएं, मैं चाय पी लूंगी और दवा भी खा लूंगी। सुजीत और रुचि की सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़ी रुचि की सहेली ज्योति सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आकर कहती है, एक कप चाय मुझे भी मिल सकती है सुजीत जी? जी बिल्कुल ज्योति जी, आइए ना। आप कब आई? जब कोई अपनी पत्नी का बहुत प्यार से ख्याल रख रहा था तब मैंने सोचा क्या मैं अंदर आकर आप दोनों को बेवजह परेशान करूं। सच में मेरी फ्रेंड बहुत किस्मत वाली है जिसे आप मिले हैं। बस हो गया तेरा, आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। क्या खाकर आई है नाश्ते में? हो सके तो अपना मुंह बंद रख, वैसे ही सर में बहुत दर्द है। आप लोग बात करिए, मुझे लेट हो रहा है, मैं अपने काम पर चलता हूँ। सुजीत इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। सुजीत का रुचि के प्रति इतना प्यार देखकर ज्योति रुचि से कहती है, देख तू जो सोच रही है वो कभी सच हो भी पाएगा। तेरा पति तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही वो किसी दूसरी औरत से शादी करेगा। मुझे जो चाहिए उसके लिए मेरे इस गरीब पति की दूसरी शादी बहुत जरूरी है, तभी मैं इस शादी से आजाद हो पाऊंगी और खुश भी हो पाऊंगी अपनी लाइफ में। जानती हूँ, आज भी मुझे वो दिन याद है जब तू हांफते हुए मेरे घर आई थी और तूने कहा था। ज्योति अपने घर के हॉल में आराम से बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी रुचि भागते हुए ज्योति के घर आती है और कहती है, यार मुझे आज मार्केट से आते हुए समीर मिला था। उसने मुझे सारी बातें बताई कि वो उस दिन हमारी शादी में क्यों नहीं आ पाया था। सच में आज उससे मिलकर मुझे फिर से जीने की वजह मिल गई है। तेरा दिमाग तो ठीक है, जो इंसान तुझसे शादी करने का वादा करके तुझे शादी के मंडप में छोड़कर भाग सकता है तो वो सच बोल सकता है क्या? वो सिर्फ एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है बस। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था। उस दिन शादी में ना आना उसकी मजबूरी थी और मैं उसके सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। अपना दिमाग ठीक कर ले, क्योंकि तू भूल गई है अब तेरी शादी किसी और के साथ हो चुकी है और तू इस घटिया और झूठे इंसान के लिए उस इंसान को धोखा देगी जो तुझसे इतना प्यार करता है। लगता है तुझे मेरे पति से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि जब से तू मेरे पति से मिली है तब से तू उसे पसंद करने लगी है?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रही है। मैं बस उनकी इज्जत करती हूँ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। समीर का सपना छोड़ दे, वो तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरा पति तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता है और जब तक वो तुझे नहीं छोड़ेगा तू किसी और के साथ नहीं जा सकती है। अगर मैं अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा दूं, तब तो मैं इस शादी से आज़ाद भी हो सकती हूँ और अपने समीर के पास भी जा सकती हूँ। और इसमें तुझे मेरी मदद करनी होगी, मेरे पति से दूसरी शादी करके। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तू नहीं करेगी तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी, लेकिन मैं अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा के ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो। मुझे ऐसा लगा कि तू मेरे पति को पसंद करती है, इसलिए मैंने तुझे कहा, पर कोई बात नहीं। रुचि इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी ज्योति उसे रोकते हुए कहती है, मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे तेरे पति से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। तू बता मुझे क्या करना है? जो भी करना है समीर का फोन आने के बाद करना। मैंने उसे तेरा नंबर दे दिया है। अब जिस दिन सारी तैयारी करके वो तुझे कॉल करेगा, उस दिन तुझे मेरे घर आना है। आज भी वो बात मेरे कानों में गूंजती है। हर वक्त यही सोचती हूँ कि जो हम करने की सोच रहे हैं क्या वो सही है? धोखा मैं अपने पति के साथ कर रही हूँ और दुख तुझे हो रहा है। तुझे तो तेरी पसंद मिल रही है ना, तो तू उसी में खुश क्यों नहीं रहती? और तुझसे शादी करके मेरे गरीब पति की भी हालत सुधर जाएगी। तू आज यहाँ आई है, मतलब समीर की कॉल आ गई है। सारी तैयारियाँ हो गई ना? हाँ, लेकिन तू अपने पति को दूसरी शादी के लिए कैसे मनाएगी? वो तू मुझ पर छोड़ दे। कुछ समय बाद ज्योति वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ रुचि सुजीत को अपनी झूठी जानलेवा बीमारी के बारे में बताकर उसे अपनी सहेली ज्योति से दूसरी शादी के लिए मजबूर करना शुरू करती है। तभी एक रोज सुजीत रुचि से कहता है, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें हुआ क्या है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। जब मुझे खुद बीमारी का नाम नहीं पता तो इन्हें क्या बताऊं? देखिए, मैं अब आपको परेशान नहीं करना चाहती, बस मरने से पहले आप मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरी सहेली से दूसरी शादी करके। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? रुचि के बार बार कहने पर सुजीत ज्योति से दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश थी और शादी की तैयारियां करती है। इस बात से अनजान कि सुजीत की उसकी पत्नी अपने फायदे के लिए दूसरी शादी करवाना चाहती है। वो उसकी लंबी आयु के लिए सभी मंदिरों में माथा टेकने के लिए जाया करता था। एक रोज सुबह के समय ज्योति मंदिर जाती है, जहां वो सुजीत को घुटनों के बल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखकर हैरान थी और वो उसके पास जाकर कहती है, सुजीत जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ज्योति जी, लोग कहते हैं कि भगवान से सच्चे दिल से जो मांगो वो देते हैं, और मैंने इस मंदिर का बहुत नाम सुना है कि जो भी इस मंदिर की सीढ़ियां घुटनों के बल चढ़कर पूरी करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। शायद मेरी भी हो जाए और मेरी पत्नी की जान बच जाए। सुजीत की बातें सुनकर ज्योति को रुचि का साथ देते हुए और पछतावा होता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ रुचि अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा देती है, जिसके बाद वो अपना सारा सामान पैक करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर जाती है। उसका बहुत इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आता, तभी वो अपने आप से कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी खराब कर ली, वो भी ऐसे धोखेबाज इंसान के लिए जिसने एक बार नहीं दो बार मुझे धोखा दिया। इस तरह से रुचि के गरीब पति की दूसरी शादी तो हो जाती है, लेकिन गलत इंसान पर भरोसा करने की वजह से उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है और अपनी इस गलती की सजा उसे पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। सुषमा और विमला बाजार में एक जगह बहुत भीड़ देखते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। लगता तो है कि भंडारा हो रहा है, लेकिन कोई उधर जाने दे तो ना। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वैसे मुझे भंडारे की सब्जी बहुत पसंद है। एक बात सच कहूँ तो हमें मुफ्त का खाने का तो बहुत शौक है, लेकिन ये भीड़ देख कर लग रहा है हमारे नसीब में कुछ है ही नहीं। वैसे छोड़, मेरी बहू तो खुद ही गरीब लोगों की कितनी मदद करती है। ऐसे कुछ भी बोल सुषमा, तेरी बहू काम बहुत अच्छा करती है। खैर ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, तेरी बहू को ये सब करना तो अच्छा लगता है, लेकिन इन सब से कुछ पैसे वैसे आते हैं नहीं? वो क्या है ना, मेरी बहू बता रही थी
कि वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती है। हाँ, वो खाना बांटने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर डालती है और इसके उसे सोशल मीडिया से अच्छे पैसे आते हैं। इधर घर में बैठी हुई काजल अपने फोन पर वीडियो देख रही होती है। लोगों का मुझे कितना प्यार मिल रहा है। ऐसे ही मैं 2-4 लोगों को खाने पीने की चीजें देखकर वीडियो बनाऊंगी और पैसे कमाती रहूंगी। बहू कहाँ है तू? हम आ गए, जरा एक कप चाय तो बना ला। जी माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ आपके लिए चाय। काजल अपनी सास और विमला के लिए चाय बनाकर लाती है। विमला भी काजल को अपनी सास की सेवा करते हुए देखकर उसकी बहुत तारीफ करती है। अरे सुषमा, तूने जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा जो तुझे ऐसी बहू मिली है। वो तो है, मेरी बहू की वजह से ही आज मुझे पूरा मोहल्ला, बाहर के लोग भी जानने लगे हैं, वरना तो हम इस मोहल्ले में 26 सालों से रह रहे हैं। किसी ने भी इतना मुझे या मेरे परिवार के बारे में नहीं जाना होगा जितना कि उन्होंने मेरी बहू के आने और उसके लोगों को मुफ्त में खाना बांटने के बाद जानना शुरू करा है। इस बात में तो सच्चाई है, तुझे आधे से ज्यादा लोग तो तेरी बहू की वजह से जानते हैं। माँ जी, ये सब मेरी दादी से मैंने सीखा है। वो हमेशा ही कहती थी कि भगवान के घर जाने से पहले इतना पुण्य कर लो कि भगवान कहे इस दुष्ट और पापी दुनिया में मैंने कुछ अच्छे लोग भी बनाए थे। अरे वाह वाह बहू, क्या बात है। तेरी दादी ने तो तुझे बहुत अच्छे गुण दिए हैं। सच में बहू, ऐसा सोच आजकल के बच्चों को रोज सुबह शाम भी कह दे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काजल को उसकी सास जैसा समझ रही थी, काजल वैसी बिल्कुल नहीं थी। वो जो सामने थी वो तो बस उसका एक दूसरा रूप था, बल्कि अभी तक तो किसी ने काजल का असली चेहरा देखा ही नहीं था। अब काजल को मुफ्त में गरीब बच्चों और लोगों को खाना बांटने का वीडियो बनाना था और वो वीडियो वो अपने सोशल मीडिया पर डाला करती थी। आज उसे वही बनाने जाना था जिसके लिए वो बाहर से खाना खरीदती है और अपने पति राकेश के साथ खाना बांटने निकल पड़ती है। काजल, मुझे काम था, तुम माँ को ले आती, और तुमने जिस लड़के को रखा है उससे कहा करो काम वाले दिन तो आए। अजी आज ही तो नहीं आया है और आप भी कितना शोर मचा रहे हैं। बस यही थोड़ा समय लगेगा। यही बांट दे क्या? देखो यहाँ झुग्गी के लोग हैं और कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन खाने का डब्बा सिर्फ 20 का है, उसमें उन बच्चों को मैं खाना दूंगी जो बहुत गरीब और बीमार हो, उनके पास कपड़े ना हो। 1 मिनट, कहीं तुम ये सब सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए तो नहीं कर रही हो? अरे अब सोशल मीडिया तो इसी से चलती है, जहाँ इमोशन होने चाहिए, लोगों का दुख दिखना चाहिए, बस हम यहाँ बांट देते हैं। इतना कहने के बाद काजल फुटपाथ पर सो रहे औरतों और बच्चों को खाना बांटने लगती है, जिसका वीडियो उसका पति बना रहा होता है और उसे ये सब कुछ करते हुए जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वो आज अपनी पत्नी के साथ पहले ही दिन आया था। अब जब काजल अपने लाए खाने के डब्बों को गरीब लोगों और बच्चों में बांट देती है और वीडियो भी बन जाता है, तो उसके बाद वो छोटे बच्चों के हाथों से खाने का डब्बा वापस ले लेती है। अरे अरे बहन, ये आप क्या कर रही हो? देखो मेरा बच्चा रो रहा है, ऐसा तो मत कीजिए। अरे तो अपने में से खिला देना। वैसे भी मैंने कौन सा तुम लोगों का ठेका ले रखा है, गरीब भिखारी कहीं के। छी, थोड़ी देर भी अगर मैं यहाँ रुकी तो मैं इस बदबू से ही मर जाऊंगी। सुनिए, चलिए चलते हैं हम यहाँ से। ये तुम क्या कर रही हो? खाना बांटकर बच्चे से खाना क्यों ले रही हो? आखिर तुम क्या चाहती हो? अरे आगे दूसरी वीडियो बन जाएगी, आप भी समझते नहीं है। और नहीं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने तरीके से काम करने दो। लेकिन तुम जो कर रही हो गलत है काजल। ये भी देखो, मुझे लगा तुम ये सब दिल से करती हो और तुम्हें ये सब अच्छा लगता है। देखिए, इससे मुझे पुण्य भी मिल रहा है, लेकिन मैं इन सब के बीच अपने बारे में सोचूंगी भी ना। काजल ने बच्चों को जो खाना दिया था वो बच्चों से तो खाने का डब्बा वापस ले लेती है और उनके माता पिता को जो खाना देती है वो नहीं लेती और आगे भी बच्चों से खाने के डब्बे और लोगों को देकर वीडियो बना लेती है और ये सब कुछ उसके पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब जब राकेश को पता चलता है कि उसकी पत्नी सोशल मीडिया से पैसे कमाने के लिए सब कर रही है तो उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। एक रोज सुषमा और विमला बाजार जाते हैं, तभी उसके मोहल्ले की औरत सुषमा को ताने मारते हुए कहती है, अरे देखो देखो, ये उस काजल की सास है ना जो गरीबों को मुफ्त खाना खिलाती है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, और जैसे ही वीडियो बन जाती है उस खाने को ले लेती है। ऐसे लोगों को तो उसी वक्त मारना चाहिए जो गरीबों के भूख का मजाक बनाते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग सुषमा की बहू को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो ना, क्योंकि वो अच्छा काम कर रही है। हाँ विमला, तो ठीक कह रही है,
चल यहाँ से, मेरी बहू को बदनाम करने से क्या होगा? भगवान सब देख रहे हैं कौन अच्छा है और कौन बुरा। हाँ सुषमा, ये तो तू ठीक कह रही है, भगवान सब देख रहा है। हाँ देख तो रही हूँ, और देख लेना जल्द ही तुम्हारी बहू का सच लोगों के सामने आएगा। अरे ये सब मेरे बेटे ने अपनी आंखों से देखा है, और मुझे तो ये देखकर बहुत बुरा लगा कि लोग कमाने के लिए ना जाने क्या कर रहे हैं। सुषमा और विमला उस औरत को ही गलत समझ रहे थे, लेकिन अब देर शाम जब सुषमा और विमला काजल के मुफ्त में खाना बांटने वाली वीडियो देख रहे होते हैं, तभी उनको एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता है। अरे सुषमा, अभी जो वीडियो आई है ना, वो चला तू देख, तेरी बहू ने अभी कोई नई वीडियो डाली है। हाँ हाँ मैं देखती हूँ, कौन सी वीडियो डाली है बहू ने। अब सुषमा जब उस वीडियो को चलाती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उस वीडियो में काजल खाना नहीं बांट रही होती, बल्कि वीडियो बन जाने के बाद गरीब और भूखे बच्चों से खाना छीन रही होती है। ये क्या, उस औरत की कही हुई बात तो सच हो गई, लेकिन ये वीडियो डाली ही क्यों? अरे सुषमा, तेरी बहू और तेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी, क्योंकि यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, जिस बहू को मैं देवी समझती रही वो बहू, हे प्रभु, ये तो कितना गलत कर रही है। मुफ्त का खाना बांटकर वीडियो बनाने के बाद उनसे ही खाना छीन रही है। मुझे तो शर्म आ गई तेरी बहू को देखकर। इसके अंदर दिल है कि नहीं? एकदम पत्थर औरत है ये। देख कैसे बच्चों को रुला रही है खाने पीने के लिए। ये वीडियो मैंने ही बनाई है माँ, क्योंकि जब मुझे काजल की करतूतों के बारे में पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। अब मैं ऐसे में क्या करता, आप ही बताओ। तूने एकदम सही किया। गुनाह करने वाला और गुनाह को ना रोकने वाला गुनहगार ही होता है। विमला एकदम सही कह रही है तू, लेकिन बहू को अब बदनामी से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि उसने जो किया है उसके किए की सजा उसे मिलकर रहेगी। काजल के सोशल मीडिया पर जब वो वीडियो आती है तो काजल खुद उस वीडियो को देखकर हैरान रह जाती है, और लोग काजल को बहुत हेट करने लगते हैं। काजल की वीडियो को कोई पसंद नहीं करता, और अब ना ही उसके वीडियो पर व्यूज आते, जिस बात का काजल को एहसास होता है। मनीषा अपनी बहुत ही सुंदर और महंगी साड़ी पहनकर विमला के बेटे की शादी में जाती है। विमला मनीषा की इतनी सुंदर साड़ी देखकर चौंक जाती है और कहती है, मेरे बेटे की शादी है और तू इतना तैयार होकर आई है? अरे कुछ तो शर्म कर लेती। सब लोग ये समझ रहे होंगे कि शादी मेरे बेटे की नहीं बल्कि तेरे बेटे की है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? लोग गलत समझ रहे हैं तो लोगों की गलतफहमी तू दूर करना। सच में तू है तो बहुत चालाक। तुझे पता था ना कि मैं बहुत सुंदर दिखने वाली हूँ, इसलिए तू इतनी अच्छी साड़ी पहन कर आ गई ताकि लोग मुझे नहीं बल्कि तुझे देखें। अरे जब मैंने इतनी महंगी और बढ़िया साड़ी ली है तो पहनने में क्या बुराई है? अब ये तो तेरी गलती है ना कि तूने अपने बेटे की शादी में ऐसी सस्ती सी साड़ी पहनी है। तुझे देखकर तो मेरा खून ही जल रहा है। सच में तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? शर्म तो तुझे आनी चाहिए कि अपने ही बेटे की शादी में दूर की तू बुआ लग रही है। मनीषा अपनी इस साड़ी पर बहुत ज्यादा इतराती थी, क्योंकि वो साड़ी बहुत ही महंगी और सुंदर थी, और इसलिए वो कहीं भी किसी पार्टी में जाती तो वो साड़ी पहनकर ही जाती थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद मनीषा अपने घर में बैठी होती है, तभी वहाँ विमला आती है और बोलती है, मनीषा कैसी है? आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है। क्या बात है, जिसके मुंह से हमेशा ही मिर्च निकलती थी वो आज मेरी तारीफ कर रही है। ये तो मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा। विमला तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं बुखार तो नहीं हुआ ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो मैं इसलिए तेरी तारीफ कर रही हूँ क्योंकि तू तो तारीफ के लायक ही है। सच में भगवान तेरी जैसी पड़ोसन सबको दे। तू हमेशा सबकी कितनी मदद करती है। हाँ ये तो सच है, मैं हमेशा ही सबकी मदद करती हूँ। लेकिन विमला, मुझे तेरे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। तू अब बातों को और मत घुमा और साफ साफ बता कि तू यहाँ किस लिए आई है, और बिना काम के तो तू आई नहीं है। अब तू मेरी तारीफ करना बंद कर और साफ साफ बता। वो मनीषा, मैं ये कह रही थी कि जो तेरी वो महंगी वाली सुंदर सी साड़ी है ना, वो तू मुझे दे दे एक दिन पहनने के लिए। मेरी बहन की बेटी की शादी है, उसमें ही पहनना है मुझे। अच्छा, वही मैं सोचूं कि तू यहाँ आई क्यों है और मेरी इतनी तारीफ भी क्यों कर रही है। मैंने जो भी तेरी तारीफ की है वो तो बिल्कुल मैंने अपने दिल से की है।
उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब तू मेरे लिए तो इतना कर ही सकती है ना। आखिर मैं तेरी सहेली जो हूँ। नहीं नहीं, मैं किसी की सहेली नहीं हूँ, ये मत समझिए तू। और वो साड़ी इतनी महंगी है, मैं वो तुझे कभी नहीं दूंगी। थोड़ी देर की बात है, मैं जाऊंगी और जल्दी से आ जाऊंगी। देख, मैं अपनी बहन की शादी में जाऊंगी तो एक तरह से तेरा ही तो फायदा होगा ना। सब लोग तेरी ही साड़ी की तारीफ करेंगे, तू भी सोच ना। फिर भी नहीं दूंगी तुझे। एक तो तू तरीके से पहनेगी नहीं मेरी साड़ी और फिर खराब कर देगी, और तेरे ऊपर इतनी महंगी साड़ी अच्छी भी कहाँ लगेगी। रहने दे तू। मुझे पहले ही पता था कि तेरा दिल बहुत छोटा है, तू एक साड़ी तक नहीं दे सकती। वो तो पता नहीं क्या सोचकर मैं यहाँ तुझसे तेरी साड़ी मांगने आई गई। जब तेरी बहू आएगी ना और वो तुझसे तेरी साड़ी हड़प लेगी, तब मजा आएगा। तब देखती हूँ मैं भी कि तू क्या करेगी। विमला को साड़ी नहीं मिलती, इसलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद मनीषा अपने बेटे राहुल की मंदिर में छोटी सी शादी करवा देती है और अपने घर रिया नाम की बहू ले आती है। रिया घर आने के बाद अपना ससुराल अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन रिया अपनी सास का कमरा साफ करने लगती है और तभी अलमारी भी साफ करने लगती है। रिया का हाथ मनीषा की वही सुंदर सी महंगी साड़ी पर पड़ता है। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर साड़ी है। माँ जी ने जरूर मुझे देने के लिए रखी होगी। मेरे पास ऐसी साड़ी थी भी नहीं। अच्छा हुआ, एक काम करती हूँ, आज ये साड़ी मैं पहन लेती हूँ। रिया अपनी सास से बिना पूछे ही वो साड़ी पहन लेती है और घर में यहाँ वहाँ घूमने लगती है। तभी राहुल आता है तो उसकी नजर रिया पर ही रुक जाती है। हाय रिया, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मन कर रहा है कि बस तुम्हें देखता ही रहूं। हाँ तो मना कौन कर रहा है तुम्हें? मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ, जी भर के देख लो। सच में रिया, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये साड़ी तुम पे बहुत जच रही है। दोनों प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी मनीषा और विमला दोनों साथ में आ जाते हैं। विमला मनीषा की बहू को उस साड़ी में देखकर बोलती है, अरे वाह बहू, जैसे तेरे लिए ही बनी हो। कितनी सुंदर लग रही है तू इस साड़ी में। मनीषा, तूने अपनी बहू को साड़ी दे ही दी। तेरे ऊपर तो कुछ खास लगती ही नहीं थी, लेकिन तेरी बहू, वाह क्या कहना। बहू, तूने किससे पूछकर ये साड़ी पहनी और मैंने कब तुझे ये साड़ी पहनने को दी? माँ जी, कितनी सुंदर साड़ी है। मैं आपकी अलमारी साफ कर रही थी तो उसमें मुझे ये साड़ी दिख गई। सच में मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही थी इस साड़ी पे से। फिर दिमाग में आया कि इतनी प्यारी साड़ी है, आपने तो मेरे लिए ही रखी होगी, तभी तो मैंने आपसे बिना पूछे ही पहन ली इसे। अच्छी लग रही हूँ ना माँ जी मैं? बहू, ये मेरी साड़ी है और ये साड़ी मैं कभी भी किसी को पहनने के लिए नहीं देती हूँ। तू अभी जा और निकाल कर वापस रख। बड़ी आई मेरी साड़ी पहनने वाली। अपनी सास के कहने पर रिया वो साड़ी रख देती है, लेकिन वो साड़ी रिया को इतनी अच्छी लगती है कि वो अब बहुत ही उदास हो जाती है। रिया को उदास देखकर राहुल कहता है, क्या हुआ रिया, तुम इतनी उदास क्यों हो? वो बस एक साड़ी तो थी। बस एक ही साड़ी थी। अरे वो साड़ी कितनी प्यारी थी, मुझे भी वही साड़ी पहननी है। आज माँ जी से बात करो ना, बोलो ना माँ जी को कि रिया को वो साड़ी बहुत अच्छी लग गई है, इसलिए रिया को ही दे दे। रिया, मुझे लगा था कि माँ ने तुम्हें वो साड़ी दी है, तभी तुम उसे पहनकर घूम रही हो। वरना ये बात मुझे भी पहले से पता है कि माँ को वो बहुत पसंद है साड़ी, और वो साड़ी माँ किसी को देती ही नहीं। तुम मेरे लिए एक साड़ी नहीं मांग सकते माँ जी से? अरे माँ जी अब करेंगे भी क्या इतनी महंगी साड़ी पहन के? अब तो माँ जी पर सादे रंग ही अच्छे लगते हैं ना। नहीं रिया, मैं माँ से उस साड़ी के बारे में बात नहीं कर सकता। प्लीज तुम मेरी बात को समझो। राहुल रिया को साफ मना कर देता है, लेकिन रिया को अब भी वही साड़ी पहननी थी। इसलिए अब रिया को कहीं भी जाना होता वो चोरी छुपके अपनी सास की ही साड़ी चुरा लेती थी और पहन लेती थी। अब तक किसी को पता भी नहीं चल रहा था। ऐसे ही एक दिन मनीषा और रिया दोनों को ही मोहल्ले की एक शादी में जाना होता है। रिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? माँ जी से छुपकर तो अब मैं ये पहन नहीं सकती हूँ, लेकिन आज तो मोहल्ले की शादी है जिसमें माँ जी भी जा रही हैं और मुझे पक्का पता है माँ जी वही साड़ी पहन के जाने वाली हैं। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे माँ जी वो साड़ी पहनकर ना जाए। रिया तुरंत अपने सास के कमरे में जाती है और वो साड़ी लेने लगती है, लेकिन मनीषा उसे देख लेती है। तुम मेरी साड़ी लेकर कहाँ जा रही है? माँ जी, आज प्लीज मुझे ये साड़ी पहनने दीजिए ना। वैसे भी मैं आज आपकी एक नहीं सुनने वाली, हमेशा आपकी बातें सुनती आ रही हूँ, लेकिन आज नहीं, आज मुझे ये साड़ी पहननी है। तू पागल किसी और को बना,
रोज जो मुझसे छुप छुप कर मेरी साड़ी लेकर जाती थी वो सब मुझे अच्छे से पता है। आज मोहल्ले में शादी है इसीलिए वो साड़ी तो मैं ही पहनने वाली हूँ। नहीं, आज मुझे ही पहनना है। माँ जी आज के बाद नहीं बोलूँगी, प्लीज आज पहनने दो ना साड़ी। दोनों ही साड़ी को खींचने लग जाती हैं और इस खींचातानी में साड़ी फट जाती है। तभी वहाँ राहुल भी आ जाता है और फटी हुई साड़ी को देखकर कहता है, लो, सास बहू की एक साड़ी थी ना जो, वो गई पानी में, छपाक छपाक। साड़ी फट जाती है जिसके बाद अब वो दोनों ही नहीं पहन पाती।